नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से पीड़ित नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो फिर क्या किया जाए? आपकी समस्या का समाधान आपके लिए चैनल फर्स्ट इंडिया लेकर आया है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो है जो आपके घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और वो काम दरअसल ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com यानी कि deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे, ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल जो आपके घर बैठे दिमाग में उठ रहा है उसका जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीराम कुमार जी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर। मनीराम जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल यह कि राजस्थान में जिस तरीके से, कहें देश में जिस तरीके से कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है, हर दिन बीते दिन के मुकाबले ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ज्यादा मौतें हो रही हैं, ये डरने वाली स्थिति है, या फिर अब आप कहेंगे कि नहीं, अब ये कंट्रोल में आने वाली स्थिति है, डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी कह नहीं सकते। अभी डरने की भी जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है जी। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं अपने राजस्थान में, 17,000 प्लस केसेस रोज डेली आ रहे हैं, उस हिसाब से सावधानी रखने की जरूरी है। और कोरोना रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है पब्लिक को। तो लगभग 1 साल हो चला है सर कोरोना से लड़ते लड़ते। फर्स्ट फेज को हमने देखा, उसमें लोग काफी ज्यादा जागरूक नजर आए। दूसरा फेज हमने देखा कि कोरोना तेजी से फैला, लेकिन लोग लापरवाह नजर आए। 15 दिन के अनुशासन पखवाड़े में हम चल रहे हैं और 15 दिन की और तैयारी कर ली गई है। आपको लगता है कि वैक्सीनेशन के साथ लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए? हाँ, लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर लोग समझदार हैं और अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे कोरोना रिलेटेड, जैसे मास्क लगाना या डिस्टेंसिंग, या कम से कम घर से निकलें, और अगर बाय द वे निकल रहे हैं तो रिपीटेड हैंड वॉशिंग, ये सब जो कोरोना से रिलेटेड बार बार जो बताया जाता है, अगर इस तरह का बिहेवियर रखेंगे और गैदरिंग नहीं करेंगे तो लॉकडाउन तो आखिरी सवाल है जी। लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है। अगर लोग समझदार होंगे, अपना खुद ध्यान रखेंगे, तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। सर, कोरोना फैलने का बड़ा कारण क्या है? कोरोना की रफ्तार, इसका मल्टीप्लाई करना, या फिर इसका असिम्प्टोमेटिक होना? लोगों को पता ही नहीं चल रहा और इसलिए वो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, पर अगर कोरोना से रिलेटेड अपन बिहेवियर रखेंगे, अप्रोप्रिएट कोरोना बिहेवियर रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे और गैदरिंग नहीं करेंगे, तो चैन टूट जाएगी और चैन आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि म्यूटेंट है, ये नया वेरिएंट है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये, और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है। घर के सारे लगभग सभी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करता है। आसपास जितने लोग बैठे हुए हैं उनको भी फैलाता है। इसलिए मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये सांस से फैलता है, हवा से फैलता है, जुकाम छींक से फैलता है, तो जो वहाँ लोग जो वायरस रह जाता है कुछ घंटों तक क्लोज एनवायरनमेंट में रहता है, तो वहाँ जो भी लोग रहते हैं बिना मास्क, उसको फैलने का खतरा रहता है। इसलिए जो मास्क लगाना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वैक्सीन, दूसरी बात वैक्सीन, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना था अपने पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार अपने पास वैक्सीन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन इस्तेमाल करनी चाहिए। और वैक्सीन से, हालांकि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जिनके डबल डोज लग गई है वो सीरियस नहीं हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटल एडमिशन या ICU तक जाने की नौबत नहीं आ रही है जी। इसलिए वैक्सीन लगाना भी इतना ही ज़रूरी है। तो कोरोना से रिलेटेड बिहेवियर
और वैक्सीन दोनों ही जरूरी है। सर, बीते साल के मुकाबले इस बार जो एडमिट हो रहे हैं पेशेंट, उनमें चौंकाने वाला तथ्य क्या है? ऐसा कौन सा फैक्टर जो डॉक्टर्स को परेशान कर रहा है? इसमें कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि इतना सीरियस हो रहा हो, उसका ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे चला जाता है कि कई बार तो खुद को पता नहीं लगता है, गिरता रहता है, वो गिर जाता है। या उसको जो सिम्टम बताए गए कोरोना के, जुकाम, खांसी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ कमजोरी महसूस करता है और ऑक्सीजन नापते हैं तो बहुत जल्दी उसका कम आता है, 90 से नीचे आता है। तो इसलिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है। किसी को घर में मेंबर में कांटेक्ट आया तो वो ध्यान रखता है, लेकिन किसी को कोरोना हो गया, और खासकर जो थोड़ा बीमार है या जिसको खून की कमी है, उसको चक्कर आना, कमजोरी आना, कई तरह के इस तरह के लक्षण भी होते हैं। और 1-2 दिन जिसने लापरवाही कर दी वो तुरंत सीरियस भी हो सकता है। तो इस बार जो आया है वो बहुत जल्दी फास्ट न्यूमोनिया हो रहा है उसको, जो मतलब जो लंग्स में लीजन आ रहा है वो फास्ट आ रहा है ग्रोइंग, तो इसलिए ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा खतरनाक है। ऑन एन एवरेज की बात की जाए सर, तो इस बार जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनका लंग्स कितना डैमेज है? उसका अगर अपन लंग्स की कराते हैं तो लगभग, अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो लगभग 60 से 70% लोगों में लंग्स में न्यूमोनिया आ रहा है जी। और कईयों को तो न्यूमोनिया, जैसे 25 का स्कोर लेते हैं हम, तो कईयों को तो 25 में से 25 का स्कोर भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस भी आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो है माइल्ड केसेज आ रहे हैं, 10 तक के स्कोर में आ रहे हैं, उनको हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे वाले आ रहे हैं। सर, समस्या दरअसल ये है कि लोगों को पता नहीं चल रहा, और जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम ये आम बात होती है वेदर चेंज होने के दौरान। आप जो घर पर लोग मौजूद हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके अंदर वो कौन से सिम्टम्स हों कि तत्काल उन्हें डॉक्टर से कंसर्न करना पड़े? अगर ऐसा लग रहा है गले में खराश है और खांसी आ रही है और सांस में दिक्कत आ रहा है तो तुरंत, और दूसरा जो स्मेल का है, टेस्ट चेंज होने का है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, इस तरह के अगर लक्षण हैं जी, तो तुरंत एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। या अपने पास, क्योंकि अभी तो काफ़ी मार्केट में मिल रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सस्ता भी मिल रहा है, जो पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन देख लें। नॉर्मली ऑक्सीजन 95 से ऊपर होती है, अगर 95 से नीचे जा रही है, 94-95 से, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं हमारी मेल आईडी पे, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनका जवाब आप देंगे तो उनको भी घर बैठे सहायता मिल पाएगी। ये सवाल आया है सवाई चरण का, पोखरण के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पिता के दिल का ऑपरेशन हुआ है, स्टेंट डला हुआ है, ब्रेन ट्यूमर भी उनको है, क्या उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है? उनकी अभी वर्तमान स्थिति में खून पतला करने की कोई दवाई भी चल रही है, क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? सवाई जी, अपने वैक्सीन लगाने के कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर खून पतला करने की दवाई अप्रोप्रिएट डोज में चल रही है, उनका PTINR, अगर खून चल रहा है, वारफरिन टाइप की गोली चल रही है जिसका INR से देखते हैं, हमने डॉक्टर साहब ने दिखा रखा है, INR रेंज में है तो लगवानी है, वैक्सीन लगवानी ही है जी। वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, इसलिए लगवानी है जी। यानी कि आप सजेस्ट करें उनको वैक्सीन लगवानी है। सर, एक और सवाल मेरे पास आया है, ये दरअसल लाठी पोकरण से सवाल है। वो कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई को अस्थमा की समस्या, और वो इस कोरोना काल की महामारी में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनको किस तरह का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अस्थमा की बीमारी है सर उनको। वो जो एस्थमेटिक हैं उनको रिस्क ज़्यादा रहती है जुकाम की, तो पता भी नहीं चलता एलर्जिक जुकाम है या अस्थमा एग्रीवेट हो गया तो इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए उनको खास जो यही बचना है कि जुकाम नहीं हो, और जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है वो तो करना ही है। जहाँ कहीं भी निकले मास्क के बिना निकलना नहीं है घर से बाहर, और जो अगर घर में भी कोई आ रहा है तो बिना मास्क उनसे नहीं मिलना है, और ख़ास बचाव रखना है और दवाइयाँ बराबर लेनी है। और ऐसे खान पीन में भी ध्यान रखना है कि वो ठंडा फ्रिज व्रिज का इस्तेमाल नहीं करें, इससे लगे, और बराबर गार्गल और भाप लेते रहें तो उससे लंग्स उनके ठीक रहेंगे, और दवाइयाँ जो समय की बता रखी हैं वो तो प्रॉपर लेनी है जी। एक और सवाल सर है, अभिषेक जैन हैं बूंदी राजस्थान से। वो पूछ रहे हैं कि उनको सर्दी है, बुखार है, आंखें लाल उनकी है,
वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कोरोना या फिर ये नॉर्मल वायरल है, और इसके लिए वो मेडिसिन भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इनमें से क्या कुछ लिया जा सकता है, एथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, विटामिन सी, या सीधा डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए सर? नहीं, अगर एक बार कंसल्ट करने तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये लक्षण रेड आई और जुकाम और गला खराब और बुखार ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं जी। तो एक बार कंसल्ट कर लें तो अच्छा है। लेकिन अगर अपने पास मेडिसिन रखी हुई है एजिथ्रोमाइसिन तो वो कोरोना में ले सकते हैं, एवरमेक्टिन भी ले सकते हैं, पैरास्टामोल भी ले सकते हैं। लेकिन इससे मेडिसिन से ठीक हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है, उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए अपना ऑक्सीजन जरूर चेक करें बराबर। सर एक और सवाल है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि राजस्थान का हर आदमी ये जानना चाह रहा होगा। सवाल दरअसल ये है कि राजस्थान के अस्पतालों में ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में है, ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा है। ऐसे में वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी को अपने शरीर में ऑक्सीजन इंक्रीज करनी है, घर पर रहते हुए करनी है, तो उसको क्या करना चाहिए? उनको जो प्राणायाम है उनको लंबे लंबे सांस लेने की जो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, वो करनी चाहिए। उससे लंग्स के कैपेसिटी बढ़ती है और वो ज़रूर करें। उल्टा अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उल्टा लेटने, प्रोनिंग का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हम देखते हैं मरीजों को जिनका इन्फेक्शन हो गया, उनको प्रोन लेटने से, उल्टा लेटने से, मतलब आधा आधा घंटे के उल्टा और सीधा बैठना, उसके लंग्स में सभी एरिया में ऑक्सीजन का प्रभाव रहता है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो प्राणायाम जरूर करें। सर पोखरण से एक सवाल है, लक्ष्मण राम परिहार है, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद उनके गांव में कई दिनों तक लोगों को बुखार रहा है, शरीर एकदम निस्तेज हो गया है, यानी कि निढाल सा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस कारण मन में एक डर सा रहता है कि वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। वो आपसे सजेशन पूछ रहे हैं, क्या एक सामान्य प्रोसेस है? हाँ, वैक्सीन का सामान्य बुखार आना या बॉडी पेन होना, शरीर में दर्द होना, ये एक लक्षण है। इसका मतलब ये है कि अंदर वैक्सीन काम कर रही है जी। ये इसलिए वैक्सीन तो लगवाना ही है सभी लोगों को। लगभग किसी को लोकल साइट पे पेन, बुखार और बॉडी पेन ये हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वैक्सीन लगाने भीड़ में जाते हैं, वहाँ मास्क लगा के नहीं जाते हैं, वहाँ भीड़ में दूसरे मिलते हैं, तो हो सकता है वैक्सीन लगाने जा रहे हो वहाँ से आप इन्फेक्शन लेके आ जाओ। इसलिए हमेशा डिस्टेंसिंग से मास्क लगा करके जा करके फिर लगानी है वैक्सीन जी। और अगर बुखार आ रहा है तो उस टाइम वैक्सीन नहीं लगानी है, बुखार के 5-7 दिन बाद वैक्सीन लगानी है, क्योंकि बुखार के लगाने में पता नहीं चलेगा बुखार की पहले से चल रहा है या वैक्सीन से आया जी। अगर बुखार आ रहा है उस टाइम अवॉइड करना है अपने को, 5-7 दिन उसके बाद लगवाएं। और वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा बहुत बुखार तो नॉर्मल सामान्य बात है, वो आएगा ही। सर लेकिन कितने दिन तक ये बुखार रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन, 5 दिन? नॉर्मली 2-3 दिन रहता है, लेकिन किसी किसी को हफ्ते भर भी एक्सटेंड हो सकता है। नॉर्मली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, मतलब ज़्यादातर लोगों में 1 दिन के 2 दिन का आता है, लेकिन किसी किसी को भी 4-5 दिन या हफ्ते भर रह सकता है। अगर उससे ज़्यादा रह रहा है तो टेस्ट कराना चाहिए, दूसरा कोई बुखार हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि वैक्सीन लगाने गए, वहाँ से वैक्सीन का बुखार तो आया, उसके अंदर कोरोना का बुखार भी मिक्स हो गया, बाद में कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वैक्सीन का रिलेटेड बुखार हो। अगर लंबा बुखार आ रहा हो, मान लो 5 दिन से ज़्यादा, तो उसका जांच करानी चाहिए। अजमेर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कैसा चल रहा है सर, और ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है? हाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल ही रहा है। और ऑक्सीजन की सप्लाई हालांकि थोड़ा सा क्राइसिस है, लेकिन सही ढंग से सरकार सप्लाई कर पा रही है, सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है सप्लाई करने में। उनका ऑक्सीजन के बचाव के भी सारे तरीके अपना रहे हैं हम, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। और ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, लेकिन ज़रूर ऑक्सीजन की कमी है। अगर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे जी, ये बात ज़रूर है। सर लोगों में कंफ्यूजन ये भी है, कोई सोच रहा है कि कोवैक्सीन लगवाऊं, कोई सोच रहा है कोविशील्ड लगवाऊं, कोई अभी ये सोच रहा है कि रूस या स्पुतनिक वी लगवाऊं। वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई भी वैक्सीन कहीं भी लगवा ली जाए जिसको जैसी मिले, या इसमें भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे?
अभी सभी वैक्सीन के पूरे डाटा नहीं आए, अपने अपने वैक्सीन के अपने अपने लोग अपने तरीके से 70 से लेकर के 90% तक प्रोटेक्शन का वादा कर रहे हैं। जो मार्केट में उपलब्ध है या जो सरकार लगा रही है वो सारी वैक्सीन प्रभावशाली हैं, इसलिए जो मिल जाए वो वैक्सीन लगवानी है। उसमें अभी चॉइस की बात नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा वैक्सीन मिल भी नहीं रही है, लेकिन और 70 से लेकर 90% तक अलग अलग अपने डेटा क्लेम कर रहे हैं जी। लेकिन सभी वैक्सीन प्रभावशाली हैं, इसलिए जो वैक्सीन मिल जाए वो लगवा लेनी चाहिए। अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा कौन है सर जो संक्रमित हो रहा है? युवा हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं? वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, लेकिन अब की बार की जो लहर है उसमें युवा ज़्यादा आ रहे हैं, वो ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, वो ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। पिछली बार की लहर में जो कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज़ या जिसके हार्ट की किडनी की बीमारी या बहुत ओल्ड एज वाले ज़्यादा सीरियस हो रहे थे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं। अब की बार जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट हैं, उनको भी आ रहे हैं। तो ये वायरस है वो थोड़ा सा खतरनाक है, इसमें इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है वो जी। तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बार। सर एक सवाल हमारे पास आए, नरेंद्र हैं, वो कह रहे हैं कि सर नाक की खुशबू नहीं आ रही है, यानी कि उनको सुगंध नहीं आ रही है, दुर्गंध नहीं आ रही है, रिपोर्ट करवाने पर पॉजिटिव आई है, आप उनको उपचार की सलाह देंगे कि होम क्वारंटीन हो या फिर डॉक्टर से मिलकर यह पता किया जाए कि उनको एडमिट होने की जरूरत या फिर घर पर इलाज? हाँ, अगर आराम से मेडिकल कंसल्टेशन अवेलेबल है तो कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्मेल नहीं आना भी एक अच्छा लक्षण है जो काफ़ी कॉमन है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड है भी कि नहीं, लेकिन ये अच्छा लक्षण है और कोविड की संभावना है उसमें। अगर बाय द वे पॉजिटिव आ गया तो करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सर, RT-PCR पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आई है तब तो कंसल्ट करना ही, एक बार तो कंसल्ट करो आसपास आप जी। एक बार ज़रूरी है। वो आपको ज़रूर होम क्वारंटाइन कर देंगे, और ज़्यादातर होम क्वारंटीन 80 से 90% पेशेंट होम क्वारंटीन से ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, खुद की इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। 10% में ज़रूरत पड़ती है जिसमें बहुत ज़्यादा 1-2% सीरियस होते हैं, इसलिए डरने की भी ज़रूरत है। मैंने देखा है ज़्यादा लोग जो डरते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, इसलिए आप तो खुश रखें, इम्यूनिटी उससे अच्छा रहेगी, प्रॉपर स्लीप लेवें, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, और जो दवाइयाँ सिंपल बताई हैं उसमें विटामिन सी और ये जो जिंक है ये इम्यूनिटी बूस्टर बताते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी बिना कंसल्टेशन नहीं लेनी है। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव हो भी जाता है तो भी उसको पॉजिटिव रहना है मानसिक तौर पर, उससे उसके पॉजिटिव से नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर मानसिक तौर से पॉजिटिव रहेंगे तो उसकी इम्यूनिटी अपना आप सेल्फ कंट्रोल कर लेगी, और ज़्यादातर मैंने देखा है जो पॉजिटिव रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो नेगेटिव रहते हैं वो सीरियस हो जाते हैं। इसलिए मन में कोई किसी तरह का वो नेगेटिव विचार नहीं आने देना है, क्योंकि ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है, और बहुत सारे हार्मोन ऐसे बनते हैं नेगेटिव विचार से जी, जो उसको बीमारी को गंभीरता को बढ़ाते हैं। सर एक और सवाल आया है, लक्ष्मण राम परिहार हैं पोखरण से, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनमें कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती? एक तो प्रेगनेंसी, और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं माताएं, उनको एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको नहीं लगानी सर, है। प्रेगनेंसी को तो हम बीमारी नहीं कहेंगे सर, ये तो खुशी का दिन है, ये तो खुशी का वक्त होता है। जैसे वारफरिन, हाँ उनको बीमारी नहीं है, उनको इंडिकेटेड नहीं है, तो उनमें नहीं लगवानी जी। दो तो मेन है ही, बाकी बहुत ज़्यादा जिसको पहले वैक्सीन से एलर्जी हो चुकी है, जो आईसीयू तक पहुंच गया है, उनको सावधानी से लगवानी है या नहीं लगवानी है। बाकी ऐसा कोई मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि नहीं लगवानी है, सबको लगवानी है। और जिसको बुखार चल रहा है उसको नहीं लगानी है अभी जी। भाई देव, कोरोना का जिसको बुखार चल रहा है उसको 2 हफ्ते बाद लगवानी है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आसान करता हूं सर, मुझे लगता है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं, मानो किसी के दिल का ऑपरेशन हुआ हो, किसी की किडनी सही से काम नहीं कर रही हो, किसी का लंग्स अभी से बेहतर काम नहीं कर रहा हो, किसी को शुगर की समस्या हो, कोई अभी पीलिए से बाहर निकला हो, क्या ये सब वैक्सीन लगवा सकते हैं? ये इनको सबको लगानी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको कोरोना हुआ तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जी, इसलिए इनको सबको लगवानी है।
ये हाई रिस्क ग्रुप में है और गवर्नमेंट ने भी सबसे पहले 45 से ऊपर इन रिस्क ग्रुप वालों को लगवाई जी। इसलिए इनको तो ज़्यादा ज़रूरी है लगवाना और लगवानी ही है। सर बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन आंकड़ा बता रहा है कि 5% से ऊपर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और यह आंकड़ा आगे बढ़कर 12 से 13% भी हो सकता है। बच्चों को कैसे बचाया जाए? जी, बच्चों को अभी जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो 18 साल से ऊपर की है। कुछ स्टडी चल रही है, कुछ वैक्सीन की ट्रायल चल रही है, इसमें 12 साल के बड़े बच्चों को लगा सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में कुछ महीनों में बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए, लेकिन अभी बच्चों को बचाने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि बच्चे बड़ों की तरह अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रख पाते हैं, मास्क नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों को कहीं गैदरिंग में नहीं ले जाना है जी। और बच्चों को वहाँ बाहर बच्चे एक साथ खेलते हैं तो बच्चे भी आपस में स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये भी घर में बच्चों को आइसोलेट रख के ही बचा सकते हैं। बच्चों को बचाना वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ऐसी स्थिति अब बनने वाली है क्योंकि 18 साल से ऊपर के युवा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ये भी सच है कि वैक्सीन लगाने के दौरान या वैक्सीन लगने के 15 या 20 दिन बाद तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिनको कोरोना हो चुका है और जो कोरोना से सही हो चुके हैं वो कितने दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? क्या वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? हाँ, कोरोना के 2 हफ्ते बाद जब वायरस पूरा क्लियर होता है बॉडी में, उसके बाद वो डोनेट कर सकते हैं। वो प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनका प्लाज्मा ज़्यादा अच्छा है दूसरे मरीजों के लिए जी। और वो ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं कंपोनेंट। लेकिन इन्फेक्टिव पीरियड में 2 हफ्ते का जो इन्फेक्टिव पीरियड है उसमें वो ब्लड और प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते जी। तो इसलिए जिसको कोरोना हो गया उसको 2 हफ्ते तक वो नहीं कर पाएंगे। सर एक और सवाल आया, मैं उसको तेजी से लेना चाहूंगा। ये पुरोहित जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई अक्टूबर 2020 में पॉजिटिव आया और उसने पहली डोज वैक्सीन की ले ली है, उसके बाद वो दोबारा क्या कोरोना से संक्रमित हो सकता है? जी जी, बिल्कुल संभावना है, संक्रमित हो सकते हैं। दूसरी डोज के 15 दिन बाद इम्यूनिटी जो इनके डेटा हैं उनके हिसाब से दूसरी डोज लगने के 15 दिन बाद इसका प्रोटेक्शन शुरू होता है। अच्छा जी। तो अभी संक्रमित हो सकते हैं और हमारे कुछ डॉक्टर हैं जो जिनके पहले संक्रमित भी हो गए, दोनों वैक्सीन भी लग गई और उसके बाद 15 दिन भी हो गए, उसके बाद भी कुछ संक्रमित हो गए। तो इसलिए वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो रखना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखनी है क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो पता नहीं वो कितना वैक्सीनेटेड है, लेकिन वो जरूर है मोर्टेलिटी बेनिफिट करेगा। इसलिए इसे मास्क लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर निकलें तो मास्क लगा के ही निकलें जी, इन्फेक्शन हो सकता है। एक अंतिम सवाल सर, मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप जवाब दें। सवाल ये कि मास्क लगाने से भी क्या लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की एफिशिएंसी कम हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो हॉस्पिटल में रहते हैं, हमारे रेजिडेंट रहते हैं, हम भी रहते हैं, कई बार 24-24 घंटे तक मास्क लगा के रखते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हुई ये मिथ है। और मास्क लगाने से कोई ऑक्सीजन कम नहीं होती है और ज़रूर मास्क लगा के रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे दर्शकों ने जो सवाल पूछे उनकी सही जवाब देने के लिए, ताकि उनकी कंफ्यूजन दूर हो। और यही मकसद डियर डॉक्टर का कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें भेजिए, हम एक्सपर्ट से उसका जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मणिराम कुमार जी जुड़े हुए थे जो कि सीनियर प्रोफेसर थे JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के। सर आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।